कि गौरव गोगोई उस तरीके से जो है वो एक मैसेज डिलीवर नहीं कर पाए। करीब 40 लाख महिलाओं के खातों में 9,000 10,000 रुपया जो है डाला सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के मद्देनजर। और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव उन्होंने इस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिया मियाँ और असमियाँ करके लगातार सबसे ज़्यादा आक्रामक बयान दिए। होता क्या है कि ममता बनर्जी शायद बदलाव की आहट को समझ नहीं पाई। पिछले 50 साल से कोई इससे पहले सुपरस्टार नहीं भिड़ पा रहा था, चाहे बीच में कमल हसन आए हों, चाहे बीच में रजनीकांत आए हों। स्टालिन का जो दौर था, ये लग रहा था कि इस बार निकाल ले जाएंगे। काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आए हैं और उसके बाद चौंकाने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से रहे। इसके अलावा तमाम राज्यों के जो नतीजे सामने आए हैं उसकी सबसे तेज जो जानकारी है वो आप तक हम लगातार यहां पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या कुछ कहते हैं, उन तमाम राज्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, सबसे ज़्यादा चौंकाया यहाँ पर। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो नतीजे हैं असम के, पुडुचेरी के भी हैं अपने आप में। लेकिन अगर एक एक क्रम थोड़ा समझने की कोशिश करें और शुरुआत जो है मैं थोड़ा उल्टे क्रम से यहाँ पर करता हूँ। असम से हम शुरुआत करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहला है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु पर बहुत चर्चा हो रही है। असम के चुनाव हालांकि बहुत जो एग्जिट पोल्स ने जो इशारा किया या तमाम चुनावी पंडित जो कर रहे थे, एक एक्सपेक्टेड थे जिस तरीके के, क्या वो उसी तरीके से रहे? और दूसरी बड़ी बात ये कि आखिर ये क्यों हर किसी के जहन से निकल रहा है या हर कोई ये क्यों कह रहा है कि चुनाव में कांग्रेस जो है वो कहीं नजर ही नहीं आई, और जब नतीजे आ रहे हैं तो अगर गौरव गोगोई अपनी सीट हार जाते हैं तो ये कितना बड़ा मैसेज है? कहाँ सोचने की जरूरत है फिर अब? देखिए, असम की स्थिति ये है कि कांग्रेस अपना घर, अपना संगठन कुछ भी संभाल नहीं पाई। एक तरफ तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर भी हैं और बहुत कुशल रणनीतिकार भी हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। करीब 40 लाख महिलाओं के खातों में 9,000 10,000 रुपया जो है डाला सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के मद्देनजर। और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव उन्होंने जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिया मियाँ और असमियाँ करके लगातार सबसे ज़्यादा आक्रामक बयान दिए। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, क्योंकि वो तो उनको विरासत में मिला है। और फिर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, अमित शाह जी, सारा भाजपा का तंत्र मंत्र यंत्र सब उनके साथ। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास, ठीक है, गौरव गोगोई को उन्होंने बना दिया था प्रदेश का अध्यक्ष और कांग्रेस का। लेकिन गौरव गोगोई बहुत पढ़े लिखे हैं, शालीन हैं, अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी अच्छी है, असमिया भी अच्छी है। एक लेगेसी है उनके पास अपने फादर के, अपने पिता तरुण गोगोई की। लेकिन जो आक्रामकता राज्य के मुद्दों को लेकर के होनी चाहिए वो नहीं है। हेड ऑन जैसे सरकार को लेना, मान लीजिए 5 साल से, अगर 10 साल से असम में भाजपा की सरकार है, तो स्थानीय मुद्दों को लेकर के कब कांग्रेस ने हेड ऑन लिया उस सरकार को? कब गौरव गोगोई ने लीड किया कोई बड़ा आंदोलन? पता लगा कि जोरहाट से लेकर के और बारपेटा और कोकराझार और बराक वैली और नौगांव और गुवाहाटी, सारा जो इलाका है वो मत लिया हो उन्होंने। कोई यात्रा निकाली हो बड़ी, कोई बड़ा मार्च किया हो, कोई धरने प्रदर्शन आंदोलन किए हों उस सरकार को लेकर के, जिससे लोगों में एक बने के वजह एक अल्टरनेटिव लीडरशिप भी है, वो नहीं किया उन्होंने। दूसरा, उनको उनके सामने अपने संगठन को बढ़ाने और बचाने की चुनौती थी। उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वोरा, दूसरी क्या नाम था उनका, वो चले गए छोड़ करके। बीच में उनको मनाने की कोशिश गौरव गोगोई ने भी की, खड़गे जी ने भी की, लेकिन वो 24 घंटे बाद अपना डिसीजन वापस अंदर तो चले गए। सिटिंग एमपी कोई बारदोली साहब जो हैं लोकसभा के, वो चुनाव से पहले पार्टी बदल छोड़ देते हैं। फिर कुछ उम्मीदवार जो है जिनको टिकट मिल चुका है वो पता लगा पार्टी छोड़ देते हैं। तो इस हालत में कांग्रेस कैसे लड़ेगी?
ना तो कोई आपने मुद्दा दिया ऐसा जो मुद्दा हेमंत विश्व शर्मा की सरकार और बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर सके। नहीं, वो तो भ्रष्टाचार के को लेकर तो लगातार सवाल उठा रहे थे। और जो मजमा लूटने वाली बात है कि गौरव गोगोई उस तरीके से जो है वो एक मैसेज डिलीवर नहीं कर पाए, वो पवन खेड़ा ने आके किया। नहीं, पवन खेड़ा तो प्रवक्ता है पार्टी के, वो तो एक इशू उठा के मतलब चले गए, अब सही है गलत है क्या है वो कोर्ट में मसला है उनका, ट्रायल कोर्ट तय करेगा। और लीडर जो हेड ऑन होता है ना, सामने जो होता है ना प्रदेश में, उसको लोग देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएं। अगर हेमंत विश्व शर्मा को हम वोट ना दें बीजेपी को, तो कांग्रेस हमारे सामने क्या नैरेटिव लेके आ रही है, क्या वो मुद्दा जो है और कौन उसको उठा रहा है। मुद्दे बहुत थे, बेरोजगारी का मुद्दा आसाम में भी है, असमिया पहचान का मुद्दा भी है, फिर आपका जो है जुबिन गर्ग वाला इतना बड़ा मसला वहाँ पर हुआ, उनकी जो मौत हुई रासमई, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो एनआरसी के बाद जिस तरह लोग वहाँ पर परेशान हुए, सिटीजन रजिस्टर जो बना और उसको लेकर के डिटेंशन कैंपों में लोग गए, वो सब मुद्दे थे। कांग्रेस ने किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, किस मुद्दे पे आपको लगा होगा कांग्रेस ने कोई बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ा आसाम बंद की कॉल दी, बड़ा जो है ये लगा कि कांग्रेसी जेल भर रहे हैं। कभी भी किसी भी राज्य में कोई भी विपक्ष से जब आता है तो उसको लड़ना पड़ता है। जहां असम के अंदर पूरी तरह से वॉकओवर मिला ममता जो है हिमंता बिस्वा शर्मा को, वैसी स्थितियां तो बंगाल में भी कही जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल भी लगातार ये कह रहे थे कि एक बड़ी जीत जो है बीजेपी को मिलेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने वो वॉकओवर नहीं दिया। वो जो जुझारूपन है वो नजर आया एक छत्रप के तौर पर भी और एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर भी ममता बनर्जी का बंगाल के अंदर। लेकिन वो भले ही अब हार की स्थिति में वो आ गई हैं, जो अभी रुझान सामने अब तो नतीजे में भी तमाम जो है कन्वर्ट होने यहाँ पर शुरू हुए हैं, लेकिन ये हुआ कैसे, कौन सी वो चीजें हैं जहां वो चूक गई? फिर भले ही उन्होंने पूरा संघर्ष किया, लेकिन निसंदेह ममता जी बहुत जुझारू नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने कम्युनिस्टों की सरकार को वहाँ उखाड़ फेंका और 2011 से लेकर 2026 तक लगातार वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही हैं। 2016 और 21 में तो उन्होंने बीजेपी को भी काफ़ी तगड़ी मात दी। लेकिन ममता जी चूक कहाँ गई, मुझे लगता है कि 2-3 कारणों से। हालांकि अभी भी उनका वोट परसेंटेज और वो उतना नीचे नहीं गया है, वो काफ़ी जो है सीटें उनकी भी जो दिखाई पड़ रही हैं वो 100 के आसपास कहीं हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो वो नंबर है। लेकिन उम्मीद बहुत कम लोगों को थी ये, मतलब बंगाल को लेके, पश्चिम बंगाल को लेके ओपिनियन बटी हुई थी। कुछ लोग मान के चल रहे थे कि इस बार बीजेपी निकाल लेगी और एक सिंपल मेजॉरिटी तो पा ही लेगी। कुछ लोग जैसे मैं खुद उन लोगों में था जो ये मान रहे थे कि जैसा भी हो दीदी जो है सिंपल मेजॉरिटी पा लेंगे, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी सीटें बढ़ जाएंगी बीजेपी की। अब कोई सिंपल मेजॉरिटी दीदी को, ममता जी को मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि ममता बनर्जी शायद बदलाव की हट को समझ नहीं पाई। एक तो ये सही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव था, उसको आप आसाम और केरल और तमिलनाडु के चुनाव की तरह नहीं देख सकते। जिस तरह SIR में वहाँ 95 लाख करीब 93-94 लाख वोट एकदम कटे, उनमें 27.5 लाख वोट तो ऐसे थे जो जिनके बारे में यही तय नहीं हो पाया कि वोटर हैं कि नहीं वोटर हैं, और उनको ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया। और अब उनका फैसला ट्रिब्यूनल करेगा, उसमें कितने वोटर निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे, वो हुआ। फोर्सेस का इतना ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ, 2,40,000 के आसपास जवान लगाए गए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, कराना भी चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों का आरोप है कि इस पूरे डिप्लॉयमेंट का दुरुपयोग भी किया गया बीजेपी के पक्ष में, ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है। सच क्या है मैंने यार। दूसरा, वहाँ एक ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने भी की और बीजेपी ने भी की। ममता बनर्जी जहाँ अपना जो 25-30% के आसपास, कहीं 30, कहीं 35, कहीं 40% जो मुस्लिम वोट है उसको कंसोलिडेट बनाए रखने के लिए उन्होंने उसको पूरा उस पर तवज्जो दिया। वहीं बीजेपी ने एक काउंटर नैरेटिव बनाया कि अब शुभेंदु अधिकारी तो लगातार कहते रहे कि हिंदू जो है खतरे में आ जाएंगे, हिंदुओं को अगर रहना है तो वोट बीजेपी को दे। वो तो पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम बना दिया था उन्होंने। आज भी वो हिंदू ईवीएम मुस्लिम ईवीएम की बात कर रहे थे जब वो
काउंटी के टाइम, तो वो एक बड़ा कारण रहा। तीसरा, जो तृणमूल कांग्रेस की लोकल यूनिट्स और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप और तोलाबाजी और ये सब जो शिकायतें हैं, वो कहते हैं कि ये सब, इससे भी लोगों में नाराजगी थी। तो इन सब कारणों को मिला करके इंडियन इनकम्बेंसी को जीत नहीं पाई। एक फैक्टर जो बनाया, जो नजर आता है 2021 में, आप इसे बेहतर कैलकुलेट भी कर पाएंगे या इसको एनालिसिस भी कर पाएंगे कि बीजेपी ने 2021 के मुकाबले ममता बनर्जी पर डायरेक्ट ना वार कर टीएमसी को जो है वो गुंडों की पार्टी और इस तरीके का और कानून व्यवस्था का जो मुद्दा बनाया, ये जो है क्या एक बड़ा सेटबैक रहा ममता बनर्जी ये के भी लिए? एक कारण हो सकता है, मान सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार एक तो मोदी वर्सेस ममता नहीं किया, दूसरा ममता बनर्जी पर्सनल अटैक नहीं किया, जैसे पिछली बार दीदी वो दीदी और सब पूरा ममता जी पर था। इस बार उन्होंने सरकार पर ज़्यादा अटैक किया, उनकी गवर्नेंस को लेके, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उस पर अटैक किया। और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी उन्होंने इस बार जय श्री राम से नहीं बनाया, पिछली बार जय श्री राम से बनाया था, जो जय श्री राम वर्सेस दुर्गा जय माँ काली हो गया था। इस बार उन्होंने घुसपैठियों के जरिए वो नैरेटिव बनाया। जो ध्रुवीकरण की राजनीति की, उसको घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो सीधे सीधे मुसलमानों को इंगित करते थे, उसको आगे रखा। तो वो भी एक इमोटिव इशू बन गया कि भाई घुसपैठिया को भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए। तो कौन कहकर नहीं भगाना चाहिए? कौन? ममता बनर्जी भी कह देंगे भगाना चाहिए, लेकिन वो नैरेटिव ऐसे ही बनता है ना। लेकिन ममता बनर्जी जवाब भी मांगेगी उसके बाद 5 साल के बाद क्या होगा, क्यों मांगे जवाब कि कितने भगा दिए, 5 साल बाद क्या होगा और उसको कितना नैरेटिव बना पाती है। लेकिन सर इसमें एक चीज जो मैं जवाब तो 2014 के बाद लोग मांग रहे हैं बीजेपी से। सरकार तो आ रही है ना बीजेपी की, 2019 में भी आई, 24 में भी बन गई। नहीं, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ममता बनर्जी को जिस तरीके का नेता माना जाता है और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लोगों के बीच में एक पूरा उसका नैरेटिव बनाने में वो कामयाब भी होती है। और हमने देखा बंगाल चुनाव में उन्होंने इस तरीके से वॉकओवर दिया नहीं, जैसा हमने कांग्रेस के बारे में बात करी। मैं थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहता हूं सर कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें, क्योंकि जितना दिलचस्प पश्चिम बंगाल रहा, उतना ही सरप्राइजिंग एलिमेंट तमिलनाडु उससे भी ज्यादा रहा। जो नतीजे जो है वो टीवीके ने दे दिए, ये कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया। अगर सारे एग्जिट पोल को देखें, और एग्जिट पोल इस बार तमिलनाडु को एक को छोड़, एक्सिस माई इंडिया को छोड़ दे, तो उन्होंने कैलकुलेट किया इसके लिए। वो पश्चिम बंगाल में हालांकि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट तो टीवीके के लिए रहा। आखिर टीवीके ने कहां पर उस किले में जो है वो सेंध लगा दी, जो पिछले 50 साल से कोई इससे पहले सुपरस्टार नहीं भेद पा रहा था। चाहे बीच में कमल हसन आए हों, चाहे बीच में रजनीकांत आए हों, और जो एक गैप बना था करुणानिधि के जाने के बाद या जयललिता के जाने के बाद, उस गैप को सिर्फ विजय उसे फुलफिल कर पाते हैं, और तमाम राजनीतिक पंडित भी उस कैलकुलेशन में फेल हो जाते हैं। देखो सुमित, कमल हसन या रजनीकांत इन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन पीछे हट गए। रजनीकांत ने तो पार्टी बनाई नहीं, पहले तो बनाने की घोषणा कर दी, सब कर दिया, बाद में खुद विड्रॉ कर लिया। उनकी हिम्मत शायद नहीं हुई कि वो उस कर पाएंगे। और कमल हसन ने पार्टी तो बनाई, चुनाव भी लड़ा पिछली बार, कोई बहुत कामयाबी भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि जिस शिद्दत और जिस मेहनत के साथ जरूरत थी, जो विजय ने दिखाया, वो कमल हसन और रजनीकांत नहीं दिखा पाए। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा फिल्मी सितारों के या फिल्मी हस्तियों के इर्द गिर्द रही है लंबे समय से। जब द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व वहाँ पर हुआ और 2 ध्रुव बने, एक AIADMK और DMK, तो MG रामचंद्रन जो AIADMK के संस्थापक थे जी, वो सुपरस्टार थे तमिल फिल्मों के, और उनके ही दोस्त भी थे। और द्रविड़ राजनीति में उनके साथी थे के करुणानिधि, वो राइटर थे, डायलॉग राइटर और स्क्रिप्ट राइटर थे तमिल फिल्मों के, बहुत अच्छे। तो करुणानिधि और MG रामचंद्रन का मुकाबला रहा DMK AIADMK का जी। उसके बाद जयललिता ने विरासत संभाल ली MGR वाली AIADMK की, वो भी सुपरस्टार थी तमिल फिल्मों की। तो ग्लैमर चलता रहा। जयललिता के निधन के बाद AIADMK का ग्लैमर खत्म हो गया, और उसकी जो लीडरशिप थी पूरी, वो आपस में उलझ गई। पनीर सेल्वन, पनाली स्वामी और आपका विजयन, दिनाकरन, ये सब जो है, और आपका ये शशिकला, वो उलझ गए आपस में। तो उनके काडर में, उनके नेताओं में एक निराशा भी रही। और उधर DMK में करुणानिधि के जाने के बाद स्टालिन आए, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर तो कंट्रोल ले लिया, उनको सफलता मिली 2021 में। लेकिन उसके बाद जो है स्टालिन का जो दौर था, ये लग रहा था कि इस बार निकाल ले जाएंगे। काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे।
अब क्या हुआ कि जो स्पेस जयललिता के जाने से खाली हुआ, करुणानिधि के जाने से खाली हुआ, और जो स्टालिन जिस चीज़ को समझ नहीं पाए, वो एक बड़ा सेक्शन यूथ का, खासकर यूथ और वुमेन, महिलाएं पहले डीएमके और एआईडीएमके दोनों के साथ थी अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। विजय को दोनों खेमों की महिलाओं का समर्थन मिला, युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला विजय को। क्या वजह रही? वजह ये रही कि जयललिता के जाने के बाद एआईडीएमके की जो महिला कार्यकर्ता थी और बेस था, उसको तलाश थी एक नए चेहरे की। डीएमके की जो महिला वोटर हैं, वो पिछले 5 साल से डीएमके की सरकार में जो उनको लाभ मिला, वो जब उनको लगा कि नया विजय के रूप में आया, तो उसका भी एक सेक्शन उनके साथ चल दिया। क्योंकि जो स्टार का ग्लैमर है ना, वो तमिलनाडु बहुत ज़्यादा काम करता है, और वो स्टार का ग्लैमर इस समय सिर्फ और सिर्फ विजय के पास था, वो स्टालिन के पास भी नहीं था, और एआईडीएमके में तो कोई था ही नहीं। अब जब विजय सरकार बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे, जैसा कि नंबर है, तो वो ये देखना है, जो कि पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला है। मेरा यही अगला सवाल था कि जो विजय पूरे चुनाव में डीएमके और एआईडीएमके के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, क्योंकि जो सबसे बड़े उनके एलिगेशंस थे वही थे, ठीक है, और एक कहा जा रहा था कि जो पिछले 50 साल के अंदर इन्हीं दो पार्टियों के बीच में जो है वो गेंद पास हो रही है, और अब तीसरा विकल्प युवा जो चाहते हैं, महिलाएं जो है एक नया विकल्प चाहते हैं। विजय में उन्होंने वो तस्वीर देखी, और जो मैंडेट है कुछ इसी तरीके का भी है। अगर वो 110 के आसपास रुक जाते हैं या वो उससे अंडर में कुछ रुक जाते हैं, तो फिर वो जो बहुमत का आंकड़ा है, उसके लिए वो उनके पास क्या विकल्प होगा? वो उनका 3-4 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो है वो सीधे एआईडीएमके गठबंधन के साथ बात करें, अच्छा खासा नंबर हो जाएगा, मिली सरकार बनाए, स्वीकार होगा उनके फिर फैंस को, बता रहा हूँ। लेकिन उसमें एक संकट ये है कि विजय अपने सेकुलर क्रेडेंशियल से बचा के रखना चाहते हैं, और वो बीजेपी से एक दूरी बना के रखना चाहते हैं, जो कि क्रिश्चियन भी हैं, प्लस उन्होंने वो जो कैरेक्टर पार्टी को उन्होंने दिया है, उसमें सबको उन्होंने किया है। अब बीजेपी चूंकि केंद्र की सरकार है, तो हो सकता है अगर उनको केंद्र सरकार से सहयोग लेना है राज्य के विकास के लिए, और जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा करने के लिए, तब तो सीधे सीधे एआईडीएमके लेड जो वहाँ गठबंधन है उसके साथ दोस्ती करें, सरकार बनाए, और एनडीए की सरकार बने, वहाँ वो एनडीए का हिस्सा बने, जो शायद बन सकते हैं प्रदेश के हित में। सर, एक स्थिति इसमें फिर वो वाली हो जाती है ना, जो आपको याद हो कि जैसा विजय का इस बार पूरा जो है जोश और खरोश के साथ वापस आए हैं, या उन्होंने जो है सरकार पहली बार बनाई है, इस तरीके से बनाने जा रहे हैं वो, ऐसी स्थिति हमने दिल्ली के अंदर भी देखी है, जब अरविंद केजरीवाल जो है सरकार बनाने की बहुत करीब पहुंच गए थे, और जिस बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बड़े हमले किए थे, और आखिरकार जो है कि कांग्रेस के साथ वो गए थे। वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी उनकी, क्योंकि एक आ जा रहा है कि ये दूसरे केजरीवाल की तरह उभरे हैं? नहीं, वो स्थिति इसलिए नहीं होगी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, केंद्र में मनमोहन सिंह थे, उसके खिलाफ ही पूरा अन्ना आंदोलन हुआ। उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सारी कैंपेन चलाई, वो पोस्टर लगाए शीला जी को पूरा भ्रष्ट दिखाते हुए है, और उसके बाद जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, तो आपने उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो उससे आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने रिकवर किया 2015 में, और तूफानी जीत हासिल की। विजय लड़े हैं डीएमके के खिलाफ, एआईडीएमके किससे हाथ मिलाने में कोई स्थिति उनकी नहीं होगी। लेकिन अब वो बीजेपी वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्योंकि बीजेपी को लेकर के रिजर्वेशन है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। या तो वो ये शर्त रखते हैं एआईडीएमके के साथ कि आप बीजेपी से अलग हो जाओ और हमारे साथ आओ और एनडीए छोड़ो। क्या एआईडीएमके ऐसा करेगी? ऐसा करेगी क्या? दूसरा, वो एज सच एनडीए में शामिल हो जाए और एनडीए की सरकार बनाए। तीसरा, वो डीएमके से बात करके डीएमके के समर्थन से सरकार बनाए। और चौथा विकल्प ये हो सकता है कि अगर जो 8-10 की जरूरत है, उसके लिए वो छोटे छोटे जो तमाम दलों के जीत के आए हैं, मतलब पीएमके, एमडीएमके, कांग्रेस और ये सब 2-3-4 मिला के किसी तरह से बना ले, फिर उनकी स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम कमजोर हो जाएगा, सरकार होगी। सरकार उनकी तभी मजबूत होगी जब दोनों में, या तो डीएमके या एआईडीएमके, दोनों में से किसी एक कैंप को ज्वाइन करे। और ज्यादा सूट उनको एआईडीएमके करता है। एआईडीएमके इसलिए कर रहा है कि एक तो केंद्र में सरकार है, तो डबल इंजन की, और ये मैंडेट डीएमके के खिलाफ है, मैंडेट डीएमके के खिलाफ है। उनको अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की तमाम सारी योजनाओं को पूरा करना है, जो वादे किए पूरे करने, तो उन्हें केंद्र का सपोर्ट चाहिए। तो वो सब तभी होगा जब आप एनडीए की सरकार बनाए।
तभी उनको साथ ले सकते हैं। बहरहाल तमिलनाडु के अंदर जो विजय ने कर दिखाया वो वास्तव में एक बहुत बड़ा जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जिट पोल ने इशारा किया, इसमें हमने असम की बात करी थी, वैसा ही एक राज्य केरलम भी है। केरलम के अंदर भी वही एक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी एलडीएफ यूडीएफ के बीच में। पहली चीज तो ये कि जो वाम सरकारें रही हैं या जो लेफ्टिस्ट रहे हैं, क्या उनमें क्योंकि बंगाल के अंदर देख लीजिए कोई उस पर अब चर्चा करने वाला नहीं, अब कांग्रेस के लिए भले ही केरलम से कुछ जो है बेहतर खबर आ रही है। पहला तो ये कि ये जीत कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी है, किस लिहाज से है, क्या उनके लिए माना जाए कि तमाम राज्यों के बीच में अगर बीच में जैसे हिमाचल से एक जीत आ जाती है तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई ऑक्सीजन मिल गई है, कर्नाटक से एक जीत आ जाती है तो फिर कहते हैं कि ऑक्सीजन मिल गई है, और अगर केरलम से एक जीत आ गई है तो उसे भी क्या ये ऑक्सीजन वही वैसी ऑक्सीजन का काम करेगी या फिर ये टेम्परेरी का काम तेलंगाना भी जोड़ लो, तेलंगाना को भी जोड़ लेते हैं। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन चली जाती है, छत्तीसगढ़ से चली जाती है, राजस्थान से चली जाती है, वो तो है ही। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये जीत मायने रखती है। केरल उनका पुराना गढ़ राज्य है, जहाँ पर गढ़ है उनका, कांग्रेस और यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ ही वहाँ चलता रहा। 2021 में कांग्रेस को बहुत झटका लगा था, उम्मीद थी उनकी सरकार बनेगी, लेकिन रिपीट कर लिया था एलडीएफ ने, जो आमतौर पर केरल में होता नहीं था। अब जब एक अच्छी बढ़त के साथ कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है, यूडीएफ सरकार बनाने जा रहा, तो कांग्रेस को इसलिए फायदा, इसका लाभ मिलेगा कि एक तो दक्षिण भारत में उसके पास 3 राज्य हो गए, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना 3 राज्य हो गए। और दूसरा ये है कि केरल से प्रियंका गांधी चुन के आती हैं वायनाड से, राहुल गांधी चुन के आती थी पहले वायनाड से, तो उसके 2 बड़े नेता, उनका चुनाव क्षेत्र रहा है केरल, इसलिए भी जरूरी था केरल जीतना। तीसरा ये है कि अब एक राज्य ठीक ठाक 20 सांसदों वाला राज्य है, तो एक राज्य अगर आ जाएगा तो टैली में भी उनका नंबर होगा। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, केरल 4 राज्य हो जाएंगे, और फंडिंग रिसोर्सेज इसमें भी केरल से मदद मिलेगी, जैसे कर्नाटक से मिलती है या और राज्य तेलंगाना से मिलती है, वो एक अच्छा रहेगा उनके लिए। सबसे बड़ी बात यह एक मैसेज जाएगा कि असम, जो कि कांग्रेस बुरी तरह हारी है, तो असम का जो जख्म है वो भी भरेगा केरल से, और एक मैसेज जाएगा कि अभी कांग्रेस जिंदा है, और अगर उसका प्रदेश नेता उसके जो है ठीक से काम करे तो पार्टी रिवाइव हो सकती है। केरल इसका उदाहरण है। 10 साल से वहाँ भी लेफ्ट की सरकार थी जो कांग्रेस सरकार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस केरल की जो स्टेट लीडरशिप है उसने लगातार अपने राज्य में गर्म ज्वलंत मुद्दों पर अपनी एक पोजीशन ली, तो चाहे शबरीमाला का मुद्दा हो, चाहे और सारे मुद्दे रहे हों, जो भी हो, उस मुद्दे पर केरल कांग्रेस ने अपना एक पोजीशन रखी। और वहाँ के जो लीडर हैं, खास करके 3 लीडरों को मैं नाम लूँगा। एक तो रमेश चेन्निथाला जी, जो बहुत पुराने लीडर हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और इंडिया के, और पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दूसरे वी सतीशन, जो लीडर अपोजिशन थे अभी तक जी हाउस में। तीसरे शशि थरूर, कौन नहीं जानता हूँ, केसी वेणुगोपाल। और चौथे केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल एमपी हैं वहाँ से, वो भी केरल के ही हैं, केंद्र के नेता हैं। लेकिन स्टेट लीडरशिप ने जो वहाँ जिस तरह पार्टी को एकजुट किया और चुनाव एकजुट होकर लड़ा, और ये मैसेज नहीं दिया कि हमारे बीच कोई झगड़ा है किसी तरह का, तो उसका फायदा केरल को मिला। वही जो मैं कह रहा था कि स्टेट लीडरशिप को लड़ना पड़ता है सरकार बनाने के लिए, तो वो इन तीनों ने किया जी, सतीशन ने, रमेश चेन्निथाला ने और शशि थरूर ने। तो उसकी वजह से आज केरल के नतीजे सामने आए हैं। मुद्दों को भी उठाया, मुद्दों पर लड़ाई भी लड़ी, सीपीएम को भी लगातार घेरे रखा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब सीएम फेस के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। वो तो कांग्रेस की प्रगति है, वो तो कांग्रेस में अगर सीएम फेस के लिए लड़ाई ना हो तो फिर कांग्रेस का है की।
विनोद सर के जरिए समझने की यहाँ पर कोशिश करी जिस तरीके के नतीजे यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन जहाँ पर केरल के लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, एक बड़ा झटका असम में दिखता है कांग्रेस को। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका जो है पूरे विपक्ष को दिया है बीजेपी ने, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ असम में जो वापसी कर दिखाई है तो ये बिल्कुल इतर नहीं है। और सबसे ज्यादा जो है सरप्राइज किया है वो तमिलनाडु ने सरप्राइज किया, जिस तरीके के नतीजे टीवीके ने यहाँ पर विजय ने कर यहाँ पर दिखाए हैं। तमाम जो नतीजे उस पर हर एक जानकारी लगातार आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 राज्यों के बारे में यहाँ पर बताने के लिए विनोद सर। और आप बने रहिए अमर उजाला के साथ, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।